अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। अच्छा, आज का जो इंटरव्यू है ना, ये लेटेस्ट इंटरव्यू है, आज ही हुआ है। सरगोधा में ये इंटरव्यू हुआ है, ठीक हो गया। तो चेयरमैन साहब ने जो क्वेश्चन किए, ये आई थिंक सो किसी सायरा नाम की फ़ीमेल एस्पिरेंट हैं, उनका इंटरव्यू है। तो सबसे पहले तो उनके लिए हार्टिएस्ट प्रेयर्स के अल्लाह ताला सायरा के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला जो है सायरा को लेक्चर एजुकेशन सेलेक्ट करवाए और उनकी तमाम दिली मुरादें पूरी करे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करके ना दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं कि मतलब किस तरह से उन्हें ख़ुद को रेडी करना चाहिए जो कैंडिडेट रह गए हैं। तो सबसे क्वेश्चन जो पहला हुआ ना उनसे चेयरमैन साहब ने किया, उन्होंने कहा मिस सायरा आप कहाँ से हैं। तो जाहिर सी बात है वो जहाँ से होंगे उन्होंने उन्हें बताया होगा। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपकी जॉब कौन सी है, तो उन्होंने अपनी जॉब भी बताई। तो थर्ड क्वेश्चन जो उनसे हुआ तो वो है जी आर्मी के रैंक्स बताएं। या तो मुझे लगता है कि ये फ़ीमेल एस्पिरेंट जो हैं सेफ्टी के किसी डिपार्टमेंट से, सिक्योरिटी के किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, या फिर उनका सब्जेक्ट कोई ऐसा है, मतलब साइंस का सब्जेक्ट है उनका, या फिर आर्मी वाली साइड पे इस तरह से कुछ है ना, तो इसलिए उनसे ये वाले क्वेश्चन हुए आई थिंक सो। क्योंकि उनसे साइंस से भी क्वेश्चन किए हैं चेयरमैन साहब ने और आर्मी के रैंक्स के हवाले से भी। तो थर्ड क्वेश्चन था जी आर्मी के रैंक्स बताएं, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके कमांडर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब कि क्या होता है उनके बारे में बताएं। तो मेरे ख्याल में ये इनका पूरा टोटल उर्दू में हुआ है कन्वर्सेशन जो भी हुआ है चेयरमैन साहब से। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि उनकी जो स्किल्स हैं स्पोकन की वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है कि मतलब वो उर्दू में अपना इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं इंटरव्यू। तो जी रैंक्स जो हैं नो डाउट किसी को भी इतना पता नहीं होते जिसका नहीं होता कंसर्न इस डिपार्टमेंट से। तो मैंने भी आप लोगों के लिए रिसर्च ही की है। सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट होता है, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल। ठीक हो गया। सॉरी। उसके बाद उनसे फिफ्थ क्वेश्चन हुआ हवा में जहरीली गैसें कौन कौन सी हैं। तो जहरीली गैसेस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, इस तरह की जो गैसें होती हैं वो जहरीली गैसें हवा में मौजूद होती हैं। अच्छा, सल्फ़र डाइऑक्साइड उनसे फिर पूछा, मेरे ख्याल में उन्होंने बताया होगा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड भी जहरीली गैस मतलब मौजूद होती है हवा में। तो उनसे पूछा गया कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो क्या है। आपको पता है कि ये एक जहरीला मादा है जो कि हवा में पाया जाता है। अच्छा, इससे एक तो अस्थमा की बीमारी होती है, ठीक है। हवा में जब बहुत ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड बढ़ जाती है ना, या ऐसे लोग जिनको एलर्जी फील होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड से ज़्यादा, ठीक है, सेंसिटिव किस्म के लोग, तो उनको अस्थमा भी हो सकता है। उसके अलावा इरिटेशन आइज़ में होती है, और स्किन की डिजीज़ जो हैं वो भी सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से मतलब बनती हैं। हवा में सल्फ़र डाइऑक्साइड जिस साइड पे ज़्यादा हो जाता है तो फिर वहाँ पे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद उनसे पूछा गया सेवंथ क्वेश्चन के एसिड रेन की कोई सी दो गैसेस बताएं। तो एसिड रेन में भी यही दो गैसेस होती हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। और इनके साइड इफेक्ट्स मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आइज़ में इरिटेशन, स्किन की डिजीजेज, एस्थमा और हवा से होने वाली जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, अच्छा जैसे फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, छोटे लेवल की जो बीमारियाँ हो जाती हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुआ ना 8th नंबर वाला क्वेश्चन, उनसे ये हुआ कि व्हाट इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो क्या होता है। आपको पता ही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है ना वो असल में डे टू डे एयर की क्वालिटी को मुहैया किया जाता है कि उसमें हेल्दी या फिर हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स का जो रेशियो है वो कितना है, या फिर पोल्यूटेड कितनी है ये एयर। ठीक है, कि ये वेदर टू वेदर, डे टू डे, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड एरिया टू एरिया वेरी करती है। ठीक हो गया। अच्छा, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा होगा कि मतलब आप एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो स्मोक के हवाले से पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, स्मोक का नहीं, मुझे स्टैंडर्ड इंडेक्स बताएं। तो ये यही स्टैंडर्ड इंडेक्स है, मैं आप लोगों को पहले जो बता चुकी हूँ कि डेली रूटीन में जो एयर की क्वालिटी को चेक किया जाता है ना कि वो पोल्यूटेड है या नहीं है, अगर है तो कितने परसेंट उसमें पोल्यूशन है। तो इस तरह का जो होता है ना पोल्यूशन वगैरह चेक करना और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को चेक करना, मतलब हेल्दी जो मादे होते हैं हवा में उनको चेक करना, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। अच्छा, उसके बाद
जी नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे जो हुआ क्वेश्चन नंबर 10 वो है स्मोक किन दो अल्फाज से मिलकर बनता है। तो स्मोक जो है आपको पता ही है, स्मोक और फॉग इन दो अल्फाज से मिलकर बनता है। फॉग का आपको पता है कि क्या होता है, और स्मोक का भी आपको पता ही है कि धुआं जो है उसको कहते हैं। जब ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं तो फिर स्मोक बनती है। और आपको पता है कि ये भी एयर की पोल्यूशन की एक टाइप ही है स्मोक, जिससे डिजीज़ जो हैं उनका रेशियो बढ़ जाता है। अच्छा, फर्स्ट एसएस के पास जब उनको रेफ़र किया तो फर्स्ट रेफ़र ने उनसे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ वेरिएंस। आपको पता ही है कि वेरिएंस जो है वो मेजरमेंट होती है वेरिएबिलिटी की। ठीक हो गया, मतलब जितने भी वेरिएबल्स होती हैं उनकी वेरिएबल्स की फिर वेरिएंस होती है। मतलब ये कैसे कैलकुलेटेड की जाती है, ये कैलकुलेट की जाती है स्क्वायर रूट या स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम कहते हैं, उसके एवरेज को का डिफरेंस देखा जाता है या वेरिएशन देखी जाती है मीन से। अच्छा, ये हमें ना ये हमें जो हमारे जो डाटा का स्प्रेड होता है ना, उसके हवाले उसकी डिग्री भी बताती है। और कहा यह जाता है कि जितना ज़्यादा स्प्रेडेड डाटा होगा ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी वेरिएंस की क्वालिटी हाई होगी। मतलब वेरिएंस का जो स्केल होगा वो हाई होगा, या जो भी प्रॉपर वर्ड यूज़ किया जाता है। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट आर टाइप ऑफ वेरिएंस। तो फेवरेबल वेरिएंसेस होती हैं जो दो मेन टाइप्स हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हमें मिल जाती हैं बुक्स में, लेकिन जो दो मेन टाइप्स हैं ना वो है फेवरेबल वेरिएंस और एडवर्स वेरिएंस। जो फेवरेबल वेरिएंस होती है ना वो ये होती है कि देखिए, जब एक रिसर्चर रिसर्च को कंडक्ट करना स्टार्ट करता है ना, तो वो जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं इस तरह से वर्क करूँगा तो मुझे इस तरह के रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो अगर वो रिजल्ट्स जो हैं आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है ना, असल रिजल्ट जो आता है, अगर आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से वो ज़्यादा अच्छा आ जाता है तो आप कहते हैं कि वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है। और अगर एडवर्स आ जाता है ना आपका रिजल्ट, मतलब एक्सपेक्टेड कुछ और था और उससे बुरा रिजल्ट आपके पास आ जाता है, एडवर्स आ जाता है, तो फिर एडवर्स वेरिएंस होगी ये। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन उनसे हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च। आपको पता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च जो है वो टूल्स ऑफ रिसर्च को कहते हैं। अगर आपने डिटेल में स्टडी करना है तो मेरी जो रिसर्च की प्लेलिस्ट है उसमें टूल्स ऑफ रिसर्च पे अलग से वीडियो मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ जस्ट एक ओवरव्यू दे दूँगी कि जो टूल्स ऑफ रिसर्च होते हैं, मतलब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च पूछे तो वही टूल्स ऑफ रिसर्च होते हैं। जैसे क्वेश्चनियर, जैसे इंटरव्यू, ओपिनियनियर, चेक लिस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, सर्वेज, सेमिनार्स, मतलब इस तरह के जितने भी टूल्स जो डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं ना, जैसे टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे माइनसोटा, मल्टी फेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, या फिर मेयर ब्रिग्स पर्सनैलिटी फार्मूला जो है वो, और इस तरह के डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं, मतलब एज अ टूल ऑफ रिसर्च। अच्छा, नेक्स्ट जो उनसे हुआ ना क्वेश्चन वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। जी, फिर उनको सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर दिया गया और उन्होंने पूछा कि हु वाज़ लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो थे आपको पता ही है कि ये बरतानिया के जो है हिस्टोरियन भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने एक वक़्त में सेक्रेटरी ऑफ वार, एज़ अ सेक्रेटरी ऑफ वार भी सर्व किया। ये वर्ल्ड वार सेकंड की बात है कि उन्होंने एज़ अ सेक्रेटरी ऑफ वार भी वर्क किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में उनका बड़ा रोल रहा। उन्होंने जो है ओरिएंटलिस्ट और जो थे एंग्लोसिस्ट, उनकी जो आपस में बहस छिड़ रही थी वो लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट के बाद ख़त्म हो गई थी। मतलब उन्होंने उनके ताबूत में आखिरी कील मतलब ठोंक दिया था कि इंग्लिश इज़ अबव ऑल। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा विच ओरिएंटल लैंग्वेज वर बैंड बाय लॉर्ड मैकॉले। उन्होंने ये नहीं पूछा कि प्रमोशन क्या हुई, क्योंकि सबको पता है इंग्लिश को प्रमोट किया था उन्होंने पूछा कि बैन कौन कौन सी मतलब लैंग्वेजेस को किया। तो उन्होंने एक तो अरबिक को, एक पर्शियन को और तीसरा संस्कृत को उन्होंने बैन कर दिया था। ठीक हो गया, ये 3 लैंग्वेजेज़ उन्होंने बैन की थी, क्योंकि ये इनको मदर लैंग्वेजेज़ कहा जाता था, या मेन फ़ोकस जो है वो इन्हीं लैंग्वेजेज़ पे था। तो मतलब उन्होंने इनको इसलिए बैन किया कि हमारा जो वर्सा है ना वो हमें आगे मुंतकिल ना हो सके। ठीक है, उर्दू को बैन नहीं किया और ना ही हिंदी को बैन किया। मतलब इन 3 को किया, संस्कृत को, अरेबिक को और पर्शियन को। फिर थर्ड क्वेश्चन हुआ व्हाट वाज़ द मेन फ़ोकस ऑफ लॉर्ड मैकॉले। मेन फ़ोकस जी उनका यही था कि प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होना चाहिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन हुआ व्हाट वाज फेमस स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड मैकॉले। जी ये मेरी मुझे खुद को बड़ी पसंद है और मुझे याद भी है, आप लोगों को भी नो डाउट लर्न होगी ये स्टेटमेंट। उन्होंने कहा था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लिटरेचर इज़ वर्थ हैव मोर वर्थ देन द होल लिटरेचर ऑफ अरेबिक एंड पर्शिया। ठीक हो गया। और उसके बाद उनसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ जी, इतना ही उनका इंटरव्यू था। और सुनने में आया कि आज जो है ना 5-6 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लिया। हो सकता है जुम्मतुल मुबारक की वजह से ऐसा किया हो।
क्योंकि टाइम कम होता है, जुमा सबने पढ़ना होता है, अदा करना होता है। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस एस्पिरेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।